बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ मेमेलियन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को एज अ मॉडल हम स्टडी करेंगे। इसमें जितने भी डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनको फर्दर देखेंगे और साथ में जितने मैकेनिज़म्स फॉलो किए जाते हैं ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड वो भी हम डिस्कस करेंगे। Humans, pigs, bears, raccoons and a few other mammals are omnivores. The digestive system of an omnivore has the mechanical and chemical ability to process many kinds of foods. क्योंकि मैमल्स की कैटेगरी में काफ़ी एनिमल्स ऐसे आते हैं जो कि ओमनीवोरस डाइट रखते हैं। ओमनीवोरस का मतलब यही है कि प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं उनको अपनी डाइट का ये हिस्सा बनाते हैं। The section that follows examines the control of gastrointestinal motility, the major parts of the alimentary canal and the accessory organs of digestion. तो इसमें हम सारा टिपिकल जो पैटर्न है ह्यूमन के अंदर एज अ मॉडल इसको हम देखेंगे और तकरीबन तमाम मैमल्स में ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। जो स्टार्ट होता है ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज़ फ्रॉम ओरल कैविटी, और ओरल कैविटी में सबसे जो पहला पार्ट इनकाउंटर करता है फूड को दैट इज़ लिप्स। लिप्स जो है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर हैं जो कि फूड के उसको बेसिकली होल्ड करने का भी काम करते हैं जब हम टेक इन करते हैं फूड। उसके बाद आते हैं टीथ के मुख्तलिफ तरह के जो हम स्ट्रक्चर्स हम पढ़ चुके हैं कि टीथ बेसिकली 4 टाइप्स के जिसको हम कह सकते हैं कि चारों किस्म के ही बेसिकली मॉडिफाइड हैं क्योंकि ओमनीवोरस डाइट है तो इसमें इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स सारे ही दांत जो है वो स्पेशलाइज्ड होंगे। माउथ कैविटी में उसके बाद आता है बकल कैविटी का स्ट्रक्चर जिसमें स्लाइवरी ग्लैंड्स मौजूद हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशंस देते हैं जो कि लुब्रिकेट भी करती हैं। उसमें मुख्तलिफ एंजाइम्स भी मौजूद हैं, उसमें आइंस भी है और मुख्तलिफ काम है इसके स्लाइवरी ग्लैंड्स के, वो भी हम डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट पोर्शन आता है हमारे पास फेरिंक्स का। फेरिंक्स में हम पढ़ चुके हैं कि फेरिंक्स एक ऐसी ट्यूब है जिसमें आगे जाकर बाइफर्केशन होती है और वो एक तरफ डाइजेस्टिव ट्यूब में फॉलो करती है और दूसरी तरफ वो लंग्स की तरफ या ट्रेकिया या एयर पाइप की तरफ जाती है। तो फेरिंक्स के अंदर हमने बेसिकली ये देखना है कि फूड को डाइवर्ट किया जाना है फूड पाइप की तरफ। फेरिंक्स के बाद आता है पोर्शन ईसोफेगस का। ईसोफेगस और फेरिंक्स बेसिकली जो है वो कंट्रीब्यूशन इतना नहीं होता उनका डाइजेस्टिव सिलसिलों में, या उनका कोई ऐसा प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता डाइजेशन का। सिंपली आप कह सकते हैं ये कनेक्शन है बिटवीन द माउथ कैविटी एंड द स्टमक। तो एसोफेगस में से गुजरने के बाद हम स्टमक को देखेंगे। स्टमक की वॉल्स कैसी हैं और उसके अंदर किस तरह की सिक्रीशंस जो है वो दी जाती हैं फूड को मिक्सिंग, चर्निंग और उसकी च्यूइंग उसके बेसिकली ग्राइंडिंग के लिए। वो सारे स्ट्रक्चर्स हम फॉलो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर इंटेस्टाइन का। इंटेस्टाइन में 2 पोर्शंस आएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हम देखेंगे कि उसके कितने पोर्शंस हैं, उसमें उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, विलाई और माइक्रोविलाई क्या होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के जितने पोर्शंस हैं ड्यूडेनम, जिजोनम और इलियम, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं डिवाइडेड। देन हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स हैं जैसे अपेंडिक्स है या कोलोन है, रेक्टम है और उसके अल्टीमेटली एनस। ये हम स्ट्रक्चर्स फॉलो करेंगे। उसके बाद एक्सेसरी ऑर्गन्स को स्टडी किया जाएगा। एक्सेसरी ऑर्गन्स में आएंगे हमारे पास लिवर है, पेंक्रियास है, गॉल ब्लैडर है। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हैं विद द रेफरेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये हम डिटेल से भी स्टडी करते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिंग एंड अब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स इन द मैमल इंक्लूड Number first is the ingestion or taking in or eating process. Number second is peristalsis. Peristalsis हम पहले से जानते हैं कि मस्कुलर इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं जिनके थ्रू फूड जो है वो सीक्वेंशियल मूवमेंट करती है, आगे से आगे पोर्शंस की तरफ जाती है, मूव करती है। पेरिस्टालसिस इज द इनवॉलंटरी सीक्वेंशियल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट मूव्स इंजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये हमारी जो डाइजेस्टिव ट्यूब है, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें फूड के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको आगे प्रोपेल करने का काम करते हैं हमारे मसल्स। उसी जो डाइजेस्टिव ट्यूब है उसके अंदर कुछ मस्कुलर कॉम्पोजिशन होती है जिसकी वजह से फूड आगे से आगे पाइप में मूव करती है। नेक्स्ट है प्रोसेस सेगमेंटेशन का। सेगमेंटेशन भी मूवमेंट है मसल्स की ही, इसकी वजह से फूड की बैक एंड फोर्थ मिक्सिंग होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, मिक्सिंग ऑफ द कंटेंट्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। देन इज सीक्रीशन। सीक्रीशन का मतलब है कि मुख्तलिफ पोर्शंस के अंदर जैसे स्टमक है या इंटेस्टाइन है उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स रिलीज़ किए जाते हैं, म्यूकस है, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, तो उस तरह की सिक्रीशंस, द रिलीज ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड स्पेसिफिक काइंड्स एंड द केमिकल्स दैट टेक पार्ट इन डाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस बेसिक डाइजेशन का, द कन्वर्जन ऑफ लार्ज न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स। तो इसमें हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस उनको हम कन्वर्ट करते हुए देखेंगे ग्लूकोज की फॉर्म में। ऐसी प्रोटीन्स जो हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगी और फैट्स जो हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जैसे कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं।
उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। जब फूड अपने सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है, द पैसेज ऑफ यूजेबल न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फेटिक सिस्टम फॉर द फाइनल पैसेज टू द बॉडी सेल्स। उसके बाद डाइजेस्टेड फूड जो कि यूज़ की जानी है, पूरी बॉडी के सेल्स ने उसको यूज़ करना है, उसको डिलीवर किया जाना है। इंटेस्टाइन में ये प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होता है। इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है फूड की और ब्लड स्ट्रीम के हवाले कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की जो जितने भी हमारे पास आती हैं सिंपल सब्सटेंसेस, वो ब्लड स्ट्रीम में, और फैट्स के जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स वो लिम्फेटिक सिस्टम में चले जाते हैं और अल्टीमेटली ब्लड को दे दिए जाते हैं। उसके बाद आता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल का एलिमिनेशन, दैट इज़ डेफिकेशन, द एलिमिनेशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड मटेरियल एज वेस्ट। अब इन्हीं टॉपिक्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी एंड इट्स कंट्रोल। As with any organ, the function of the gastrointestinal tract is determined by the type of tissue it contains. अब हम देखेंगे सबसे पहले बेसिकली कॉम्पोजिशन क्या है मेमेलियन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की, जिसकी वजह से इसमें फूड की मूवमेंट होती है। मोस्ट ऑफ द मेमेलियन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट हैज़ द सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलोंग इट्स एंटायर लेंथ। यानी जो हम देखते हैं बकल कैविटी से स्टार्ट होता है एक पाइप, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, इस सारे में अगर हम ओवरऑल लेंथ में देखें तो इसकी कॉम्पोजिशन तकरीबन सिमिलर है, तकरीबन सेम रहती है पूरी लेंथ के दौरान में। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का या एलिमेंट्री कैनाल का क्रॉस सेक्शन देखा जाए तो हमें मुख्तलिफ लेयर्स इसमें जो है वो देखने को मिलेंगी। सबसे जो आउटर लेयर है जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी भी होती है, उसकी बेसिकली कॉम्पोजिशन है सीरोजा से। सीरोजा के इंटरनल साइड पे है हमारे पास मस्कुलर लेयर्स। मस्कुलर में जो बाहर की तरफ होते हैं दैट आर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, उसके अंदर सर्कुलर मसल्स। देन हमारे पास एक लेयर आती है जिसको हम सब म्यूकोजा कहते हैं, और सब म्यूकोजा के अंदर है लेयर जिसको हम म्यूकोजा या म्यूकस लेयर कहते हैं, और उसके अंदर ल्यूमेन है या कैविटी है जो कि एलिमेंट्री कैनाल का बेसिक रास्ता है जहाँ से फूड पास करती है। तो ये मुख्तलिफ लेयर्स हैं, तकरीबन ये पैटर्न अलॉन्ग द एंटायर लेंथ यही फॉलो करती है एलिमेंट्री कैनाल। From the outside inward is a thin layer of connective tissue called the serosa. The serosa forms the moist epithelial sheet called the peritoneum. यानी बेसिकली यही वो लेयर है जो कि हमारी पेरिटोनियम जो कैविटी है उसकी लाइनिंग भी बनाती है। This peritoneum lines the entire abdominal cavity and covers all the internal organs. The space it encompasses is the coelom. Next are the longitudinal smooth muscle layer and circular smooth muscle layer. Underneath this muscular layer is the submucosa. The submucosa contains connective tissue, blood and lymphatic vessels, and the mucosa faces the central opening called the lumen. यही पैटर्न है बेसिकली तमाम जो लेंथ है एलिमेंट्री कैनाल की उसमें तकरीबन फॉलो किया जाता है कि फर्स्ट लेयर जो कि एक्सटर्नली हमें नजर आएगी दैट विल बी सीरोजा, उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल, देन सर्कुलर मसल, देन सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा लेयर. The coordinated contraction of the muscle layer of the gastrointestinal tract mix the food material with various secretions and move the food from oral cavity to the rectum. तो हमारे पास जो जिसको हम पढ़ते हैं पेरिस्टाल्सिस के नाम से, ये ऐसी मस्कुलर मूवमेंट्स हैं जिसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स बारी बारी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं और उसकी वजह से फूड पार्टिकल्स जो हैं वो आगे से आगे की तरफ मूव करते हैं। उनका ट्रैवल स्टार्ट होता है माउथ कैविटी से और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उनकी डायरेक्शन रेक्टम की तरफ यानी लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ होती है। द टू टाइप ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्व आर पेरिस्टाल्सिस एंड सेगमेंटेशन। इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या है कि पेरिस्टाल्सिस जो है वो ऐसी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं जिनके ज़रिए से फूड को आगे प्रोपेल किया जाता है नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर, जबकि सेगमेंटेशन क्या है कि एक ही पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है फूड की ताकि मुकम्मल मिक्सिंग हो जाए। तो एक ही जगह पर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट यानी आगे से आगे पीछे जो है वो उनको फूड पार्टिकल्स को मिक्स करना मकसद होता है। पेरिस्टाल्सिस देख लेते हैं पहले। ड्यूरिंग पेरिस्टाल्सिस फूड एडवांसेस थ्रू द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट व्हेन द रिंग्स ऑफ सर्कुलर स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट बिहाइंड इट एंड रिलैक्स इन फ्रंट ऑफ इट। फिगर के थ्रू भी इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है कि हमारे पास एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उसमें हम सिंपली ये ईसोफेगस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ईसोफेगस में ये बताया गया है कि सर्कुलर मसल की लेयर जो यहाँ पे मौजूद है इसकी बेसिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फूड पार्टिकल्स आगे से आगे प्रोपेल किए जाते हैं। जब एक पेरिस्टैटिक वेव आती है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की तो उसमें जो फूड मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, फूड का जो बोलस मौजूद है जो माउथ से आया है इस फेरिंक्स से ईसोफेगस में, उसके पीछे वाले जो मसल्स हैं सर्कुलर मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसके आगे वाले मसल्स रिलैक्स करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि पीछे से उसको पुश मिलता है या स्क्वीज़ किया जाता है तो फूड के जो बोलस है उसको आगे की तरफ एक पुश मिलता है और वो आगे से आगे की तरफ चलती जाती है। तो इसमें हम बेसिक पैटर्न यही देख सकते हैं कि जब जब फूड का बोलस आगे जाता है उसके पीछे वाले जो सर्कुलर मसल्स हैं दे कॉन्ट्रैक्ट और स्क्वीज़ करने की वजह से फूड को आगे प्रोपेल करते जाते हैं और अल्टीमेटली फूड पाइप में इसकी मूवमेंट फूड की आगे से आगे की तरफ चलती है।
Peristalsis is analogous to squeezing the icing from a pastry tube. The small and large intestines also have the rings of smooth muscles that repeatedly contract and relax, creating an oscillating back and forth movement in the same place called the segmentation. जो सेगमेंटेशन के बेसिकली मूवमेंट्स हैं उनको हम देख सकते हैं इंटेस्टाइन्स के अंदर कि इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं उनमें कुछ स्मूथ मसल्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं तो फूड आगे से पीछे एक ही जगह पर जो उसकी मिक्सिंग मुसलसल होती रहती है ताकि एंजाइम्स के साथ उसका जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो सके और टोटली जितना भी फूड पार्टिकल्स वहाँ पे हैं सबको ऐसा एंजाइम्स के साथ जो है वो मिलने का रिएक्शन करने का मौका मिल सके। इस वजह से सेगमेंटेशन की मूवमेंट्स वहाँ पे अकर करते हैं। This movement mixes the food with digestive secretions and increases the efficiency of absorption. तो हमारे पास बेसिक टाइप की दो मूवमेंट्स हैं, एक को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स की अल्टरनेट मूवमेंट्स हैं जिसकी वजह से फूड पार्टिकल्स को आगे प्रोपेल किया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जबकि सेगमेंटेशन जो है वो लोकल मूवमेंट्स हैं और अमूमन इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं वहाँ पे ताकि फूड की थॉरो मिक्सिंग हो सके। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर स्फिंक्टर्स का। स्फिंक्टर्स आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। स्फिंक्टर्स ऐसे वाल्व्स हैं बेसिकली जो कि फूड को एक जगह पे होल्ड करके रखते हैं या बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। Sphincters also influence the flow of material through the gastrointestinal tract and prevent backflow. Sphincters are rings of smooth or skeletal muscles at the beginning or end of specific regions of the gut tract. Normally जो है वो हमें हमारा जो स्टमक है उसके इर्द गिर्द हमें स्फिंक्टर्स नज़र आते हैं। स्टमक जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर है और जहाँ पे स्टमक एंड करता है और इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है वहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर एग्जिस्ट करता है। For example, the cardiac sphincter is between the esophagus and stomach and pyloric sphincter is between the stomach and the small intestine. तो बेसिकली दो स्फिंक्टर जो डिस्कस किए गए हैं, कार्डियक स्फिंक्टर इस एंड के ऊपर होता है जहाँ पे स्टमक स्टार्ट होता है। ईसोफेगस से जब स्टमक में फूड जाती है तो वो कार्डियक स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है ताकि उसका बैकवर्ड फ्लो ना हो और फूड दोबारा ईसोफेगस में ना जाए। इसी तरह से जब फूड आगे से आगे थोड़ा थोड़ा करके इंटेस्टाइन में भेजी जाती है तो वो पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू जाती है। पाइलोरिक स्फिंक्टर रिलैक्स करता है तो फूड आगे जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन भेजने के बाद वो पाइलोरिक स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसको क्लोज कर दिया जाएगा। तो इस तरह से वो भी बैकवर्ड फ्लो को कंट्रोल करता है एट दिस एंड। Control of gastrointestinal activity is based on the volume and composition of food in the lumen of the gut. Basically जो हमारा digestive system है उसको stimulate करने वाले element कौन है? वो basically हमारी अपनी food है जो कि हम take in करते हैं और food का कितना portion गया हमारी body में या किसी भी एनिमल की बॉडी में वो डिटरमिन करेगा कि उसकी एक्टिविटी कैसी होगी। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो है वो ट्रैक्ट किस मोड के ऊपर काम करेगा। फॉर एग्जांपल इंजेस्टेड फूड डिस्टेंड्स द गट एंड स्टिमुलेट्स मैकेनिकल रिसेप्टर्स इन द गट वॉल। जैसे ही फूड एंटर होती है फूड पाइप के अंदर उसकी वजह से फूड पाइप के अंदर डिस्टेंशन होती है, उसको पता चलता है, उसके अंदर स्ट्रेचिंग पैदा होती है क्योंकि फूड आती है तो अपनी स्पेस बनाती है उसके अंदर और उसकी वजह से मैकेनिकल रिसेप्टर्स जितने भी होते हैं गट वॉल के अंदर वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। मुख्तलिफ सिक्रीशंस आती हैं फिर उसके बाद डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। इन एडिशन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स एंड प्रोटीन स्टिमुलेट वेरियस केमिकल रिसेप्टर्स इन द गट वॉल। जैसे जैसे रिलीज़ होते हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस डाइजेशन के लिए उसके साथ मज़ीद स्टिमुलेशन मिलती है और केमिकल रिसेप्टर्स जो गट वॉल में है मज़ीद स्टिमुलेट होते हैं और मज़ीद अपनी ही वजह से फूड पाइप में फूड की मौजूदगी की वजह से मज़ीद सिक्रीशंस भेजते हैं। Signals from these mechanical and chemical stimuli travel through the nerve plexus in the gut wall to control the muscular contraction that leads to peristalsis and segmentation as well as the secretion of various substances like mucus enzymes in the gut lumen. तो इसमें यह है कि बेसिकली हमारी फूड जो है वो ही बेसिकली स्टिमुलेटिंग का काम करती है। जैसे ही वो आती है फूड पाइप के अंदर फूड पाइप की डिस्टेंशन की वजह से मुख्तलिफ मैकेनिकल रिसेप्टर्स जो हैं वो जाग जाते हैं और उनको स्टिमुलेशन मिलती है और वो मुख्तलिफ सिक्रीशंस देना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही में मुख्तलिफ जो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स और प्रोटीन्स के ऊपर एक्शन शुरू होता है एंजाइम्स का और सिक्रीशंस का, उसकी वजह से मज़ीद गट वॉल के अंदर जितने भी रिसेप्टर्स मौजूद हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। ना सिर्फ ये ख़ुद उस गट वॉल को स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशन के लिए बल्कि गट वॉल के अंदर मुख्तलिफ जो नर्व्स मौजूद हैं नर्व्स को भी स्टिमुलेट और ट्रिगर कर देते हैं और वो एक्शन पोटेंशियल ब्रेन तक जाता है और ब्रेन फिर अल्टीमेटली जो है वो अपनी कमांड्स भी देता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कैसे होनी है, सेगमेंटेशन कैसे होनी है और फिर मज़ीद जो सिक्रीशंस हैं एंजाइम्स की या म्यूकस की, ये जो भी एलिमेंट्स चाहिए डाइजेशन के लिए वो कहाँ कहाँ पे और कितने अमाउंट में सिक्रीट किए जाने चाहिए। In addition to this local control, long distance nerve pathways connect the receptors and effectors with the central nervous system. यानी ना सिर्फ गट वॉल खुद करती है इसको कंट्रोल बल्कि नर्वस सिस्टम भी इसको कंट्रोल कर रहा होता है। Either or both of these pathways function to maintain homeostasis in the gut.
The endocrine cells of the gastrointestinal tract also produce hormones that help regulate secretions, digestion and absorption. तो उसमें हमारे पास नर्वस सिस्टम की भी आती है कमांड और साथ में हमारे मुख्तलिफ जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पाथवे के दरमियान में ऑर्गन्स आते हैं, जैसे स्टमक है उसके अंदर से भी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और इंटेस्टाइन भी हार्मोन्स रिलीज़ करती है। टिपिकली जो हमारे पास स्टमक का हार्मोन है दैट इज़ गैस्ट्रिन, और सीक्रेटिन है हमारे पास इंटेस्टाइन का हार्मोन, वो भी लोकली कंट्रोल कर रहे होते हैं बाय द एंडोक्राइन मेथड। अब इन तमाम फिनोमेनस के बाद हम देख लेते हैं कि फ़ूड का प्रोसेस जो डाइजेशन का है स्टार्ट कैसे होता है। ओरल कैविटी सबसे पहला हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है जिसको फूड एनकाउंटर करती है। अ पेयर ऑफ लिप्स प्रोटेक्ट द ओरल कैविटी और माउथ। द लिप्स आर हाईली वेस्कुलराइज्ड स्केलेटल मसल टिश्यू विद एन अबंडेंस ऑफ सेंसरी नर्व एंडिंग्स, यानी हमारे पास बहुत सेंसिटिव है लिप्स का स्ट्रक्चर क्योंकि वेस्कुलराइजेशन ब्लड वेसल्स बहुत मौजूद हैं इनके अंदर और सेंसरी नर्व एंडिंग्स भी बहुत मौजूद हैं। Lips help retain the food as it is being chewed and play a role in phonation, the modification of the sound. दो फंक्शंस बेसिकली हैं, एक तो फूड को मुंह के अंदर होल्ड करके रखना और दूसरा जो है वो साउंड प्रोड्यूस करना। द ओरल कैविटी कंटेन्स द टंग एंड टीथ। उसके बाद हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ही पोर्शंस आ जाते हैं जिसमें टंग बेसिकली इन्वॉल्व है टेस्ट के लिए, टेस्ट बर्ड्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, और टीथ हैं कि मुख्तलिफ टाइप्स की जो फूड हम ले रहे हैं उसको ग्राइंड एंड च्यू करने के लिए। मैमल्स कैन मैकेनिकली प्रोसेस अ वाइड रेंज ऑफ फूड बिकॉज देयर टीथ आर कवर्ड विद एनामल, क्योंकि एनामल जो है वो बहुत सख्त हार्डेस्ट मटीरियल है बॉडी के अंदर, तो मुख्तलिफ जो हार्ड सब्सटेंसेस हैं उनको च्यू करने के लिए ये एनामल जो है वो एक हाईली स्पेशलाइज्ड एक आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर है हमारे पास। एंड बिकॉज देयर जॉज एंड टीथ एक्सर्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। The oral cavity is continuously bathed with saliva, a watery fluid that at least 3 pairs of salivary glands secrete. उसके बाद जब टीथ हम देख लेते हैं, टीथ तो मॉडिफाइड हैं ही हमारे पास और हर किस्म की डाइट के लिए हैं क्योंकि ओमनीवोरस डाइट है मैमल्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर भी। तो टीथ की मॉडिफिकेशन के बाद हम देखते हैं कि हमारी ओरल कैविटी के अंदर कुछ ऐसे सिक्रीशंस भी मौजूद हैं जो कि फैसिलिटेट कर देती हैं हमारे फूड के प्रोसेसिंग को और उसको लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए हमारी हेल्प करती हैं। तो बेसिकली सलाइवा या सलाइवरी सिक्रीशंस हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू ये आती हैं और इसका बेसिक मकसद क्या होता है कि फ़ूड को लुब्रिकेट कर देना, उसको बाथ करना, उसको एक सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर ले आना। सलाइवा मॉइस्चराइज द फूड, बाइंड्स इट विद द म्यूसिन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड फॉर्म्स द इंजेस्टेड फूड इनटू अ मॉइस्ट मैस कॉल्ड द बोलस. Saliva also contains the bicarbonate ions which buffer the chemicals in the mouth and thiocyanate ions and the enzyme lysozyme which kill the microorganisms. It also contributes the enzyme amylase necessary for the initiation of carbohydrate digestion. तो बेसिकली saliva के बहुत सारे काम हैं, फूड को लुब्रिकेट करना भी है, फूड के अंदर बफर्स भी ऐड करना है ताकि उसकी जो pH है वो बैलेंस हो जाए, उसके साथ मुख्तलिफ एंजाइम्स रिलीज़ करना जैसे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम अमाइलेज है, इसी तरह से लाइसोजाइम्स देना। लाइसोजाइम्स बेसिकली हमारी फूड में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो उनको ख़त्म कर देते हैं और इस तरह से हमारी टॉक्सिसिटी जो फूड के अंदर अगर मौजूद है वो एलिमिनेट हो सकती है।